प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले व्याख्यान में हमने प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर काल के जो नाटक थे उनके लेखक या नाटककार तथा उनके कुछ प्रमुख नाटकों के बारे में अध्ययन किया था या उनके बारे में जानकारी ली थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये नाटक किस तरह से प्रारंभ हुए या इनका स्वरूप छायावादी युग से किस तरह से भिन्न रहा। अब हमने चूंकि प्रमुख नाटककारों का और उनके द्वारा लिखे गए नाटकों का थोड़ा सा परिचय हमने प्राप्त कर लिया है, तो एक सवाल फिर दिमाग में हमारे आता है, हमारे मस्तिष्क में उपजता है कि इन नाटकों में या इस युग के नाटकों में, इस युग के नाटककारों में कौन कौन सी विशेषताएं थी, या प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो इनकी प्रवृत्तिगत विशेषताएं क्या क्या थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इस व्याख्यान में प्राप्त करते हैं। हम ये जानते हैं कि छायावादी युग में जो नाटक थे वो रोमांटिक थे, उनकी दृष्टि रोमांटिक थी और रोमानियत से भरपूर थे, जिनमें कल्पनाओं का बाहुल्य होता था और जिंदगी की वास्तविकताओं से वो दूर थे। आदर्शवादिता तो उनमें थी, लेकिन आदर्शवादिता हकीकत से, वास्तविकता से दूर चली गई थी। तो ये जो हमारा छायावादोत्तर या प्रसादोत्तर नाटकों का युग था, उसने उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। तो एक कमी, जो सबसे बड़ी कमी उस युग की मानी जाती थी, कि प्रसाद युग के नाटक की तकनीक पर खरे नहीं उतरते। उस आक्षेप को इन्होंने दूर करने की कोशिश की और तकनीकी तौर पर इस युग के नाटकों को इन्होंने मजबूत बनाया। तो हम सबसे पहली बात जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि इस युग के नाटक, जो कि प्रसाद के बाद के युग में लिखे गए थे, उनमें अधिकांश नाटक ऐसे रहे जो नाटक की जो तकनीक थी उस तकनीक पर वो खरे उतर रहे थे। अर्थात जो तकनीकी हमारे साहित्य शास्त्र में दी गई थी नाटकों के लिए, वो अधिकांश जो है ये पूरी कर रहे थे, उस तकनीकी के अनुसार ही लिखे जा रहे थे। दूसरी जो चीज़ है वो हम ये देखेंगे कि इस युग में जो नाटक है वो कौन सी पृष्ठभूमि पर लिखे जा रहे थे, तो वो भी हमको लगभग पृष्ठभूमि तो वही थी जो कि प्रसाद युग में थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस युग के नाटकों में हमको मिलती है, पौराणिक पृष्ठभूमि भी हमको इस युग के नाटकों में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो तात्कालिक समाज से जुड़ा है, वो सामाजिक पृष्ठभूमि भी हमको इस युग के नाटकों में मिल जाती है। तीसरी बात जो इसके साथ निकल कर आती है वो है कि जब सामाजिक पृष्ठभूमि इन्होंने रखी, तो ये बात निश्चित तौर पर उन नाटकों में मिलेगी कि वो नाटक उस युग की समस्याओं का सटीक वर्णन या सटीक चित्रण करते हों, और इस युग के नाटकों में उन समस्याओं का जो कि उस युग के समाज में थी या उस युग की जो सामाजिक समस्याएं थी, उनका सटीक चित्रण हमको इस युग के नाटकों में मिल जाता है। हम ये जानते हैं कि हर युग का अपना एक जीने का तरीका होता है, उसकी अपनी अच्छाइयाँ होती है, उस युग की अपनी बुराइयाँ होती है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो। उस युग की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को इस युग के नाटकों में बड़े अच्छी तरह से उनका चित्रण किया गया। अब उन समस्याओं के अंतर्गत फिर एक आध समस्याओं का हमें वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। वो है कि नारी शिक्षा और नारी के उत्थान पर इस युग के नाटककारों ने विशेष ध्यान दिया। वैसे तो भारतीय समाज प्राचीन समय से, हमारी संस्कृति के जब हम प्रारंभिक काल में जाते हैं
तो वहाँ भी हमारे यहाँ नारियों का बहुत अधिक सम्मान रहा है। नारियों को परिवार की रीढ़ माना जाता रहा है और ये भी माना जाता रहा है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जो है शक्ति, वो नारी ही है। तो नारी का सम्मान, नारी का उत्थान हमारे यहाँ सदैव रहा है। लेकिन बीच में हमारे एक अंधकार काल सा आया, हमारा समाज पिछड़ गया, एक अंधे कुएं में चला गया। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, उनके बारे में हम यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे, वो इतिहास और राजनीति विज्ञान का विषय हो जाता है। और ये टॉपिक यदि इस पर चर्चा की जाए तो 1.5-2-3 घंटे लग सकते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो हम इसका एक छोटा सा वर्णन यहाँ कर देते हैं। तो नारी का उत्थान, नारी की प्रगति और नारी की शिक्षा पर इस युग के नाटक काफ़ी केंद्रित रहे। इसके अलावा जब नारी आगे बढ़ेगी और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, और पूर्व का समाज नारी के अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं था, या पुरुष समाज नारी को जो है अपने से छोटा मानता रहा था, तो निश्चित रूप से वहाँ समस्याएं आएगी। तो स्त्री और पुरुष के जो संबंध पूर्व काल में होते थे, उन संबंधों का रूप भी बदला, और वो बदला हुआ रूप और उसमें स्त्री और पुरुष के जो संबंध जिस स्तर पर थे, उनमें जो बदलाव आया, वो बदलाव इस युग के नाटकों के द्वारा हमारे सामने रखा गया, या उन बदलावों को, उन स्त्री पुरुषों के संबंधों को इस युग के नाटकों में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। यहाँ तक कि सेक्सुअल जो बातें थी वो भी चाहे दबी छुपे रूप में ही हो, इस युग में सामने आने लग गई थी। पूरी तरह से तो खैर नहीं आई थी। इसके साथ साथ जब पहले हमने शुरुआत तकनीकी बातों से की थी कि तकनीकी रूप से मजबूत हैं, सही बात थी, लेकिन इसके साथ साथ एक बात इस तकनीकी के बारे में और कही जा सकती है कि इस युग के जो नाटक लिखे गए, उनमें पाश्चात्य तकनीकी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय तकनीकी तो है ही जो नाट्य शास्त्र वगैरह में लिखी गई है, इसके साथ साथ पाश्चात्य जो साहित्य शास्त्री हैं, उन्होंने नाटकों की जो विशेषताएं बताई है, या नाटकों के लिए जो तकनीकी हमारे सामने रखी है, उस तकनीकी का उपयोग भी इस युग में दिखाई देता है, या उसका प्रभाव इन पर दिखाई देता है। क्योंकि हमारे साहित्यकार शिक्षा के कारण, अंग्रेजी शिक्षा के कारण इंग्लिश साहित्य से या पश्चिमी साहित्य से परिचित हो गए थे। तो निश्चित रूप से जब हम किसी दूसरे समाज के संपर्क में आते हैं, तो उसके साहित्य के भी संपर्क में आते हैं, और उस साहित्य पर, जो कि दूसरे साहित्य के संपर्क में आता है, उस पर दूसरे साहित्य का प्रभाव पड़ना लाजमी है, पड़ेगा, चाहे कम पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो। तो भारतीय जो साहित्य में जो नाटक लिखे गए, उन नाटकों पर भी पश्चिमी साहित्य के नाटकों का प्रभाव रहा था। इसके साथ साथ ही इस युग के नाटकों में उस युग की राजनीतिक परिस्थितियों को भी हमारे सामने चित्रित किया गया। समाज कोई भी हो, यदि वो आगे बढ़ता हुआ समाज है, तो निश्चित रूप से वो समाज राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। किसी भी कार्य को आगे ले जाने के लिए राजनीति से जुड़ना, राज से जुड़ना आवश्यक होता है। इसलिए साहित्य भी राज और राजनीति से जुड़ा रहा है, और इस युग के नाटकों ने भी इस बात को चरितार्थ किया है, और ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण बहुत अच्छी तरह से करते हुए हमको दिखाई देते हैं। फिर आती है कि ये समस्याओं, जिनका कुछ समस्याओं का तो हमने अध्ययन कर लिया, कुछ और है वो आगे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे मस्तिष्क में आती है कि इन समस्याओं का वर्णन करते समय इनकी क्या विशेषता रही। क्या इन्होंने छायावादी काल की तरह
लालित्य या ललित शब्दों का, ललित भाषा का प्रयोग किया या ललित निबंधों का प्रयोग किया, नहीं। इन्होंने इन समस्याओं को लिखने का, इन समस्याओं को हमारे सामने नाटकों में लाने का जो तरीका अपनाया वो सीधा और सपाट वर्णन के रूप में था। कोई दुराव छिपाव नहीं था, कोई बात टेढ़े मेढ़े तौर पे नहीं कही, बात सीधी सपाट कह दी गई। जैसी समस्या नज़र आई, जैसा बिगाड़ उसमें नज़र आया, जैसा सुधार उसमें नज़र आया, वो सब इस समय के नाटकों में हमको सीधा और सपाट रूप से दिखाई दे जाता है। तो जब सीधी और सपाट बयानबाजी हमको नाटकों में मिली तो एक चीज निश्चित है, वो दिखाई देगी। उसका प्रभाव क्या हुआ कि भाषा का जो लालित्य था पूर्व काल में, खासतौर से छायावादी और फिर उससे पहले वेदी वगैरह, उसमें उसकी मनोरमता में कुछ कमी आई और भाषा में एक रूखापन आ गया। जहाँ भाषा पहले रसीली होती थी, यहाँ इस युग के नाटकों में मनोरमता की कमी से, लालित्य की कमी से भाषा में एक रूखापन आ गया। ये कमी कह सकते हैं हम, विशेषता न कह करके, लेकिन कई बातों का, कई परिस्थितियों का वर्णन रूखेपन के साथ किया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो उन परिस्थितियों का वर्णन तो इस युग में इस तरह की भाषा के द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया गया था। इसके साथ साथ एक और समस्या आगे बढ़ते समाज में आई, दो पीढ़ियों के मध्य अंतर। अक्सर वर्तमान युग में भी ये बात काम में ली जाती है, जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल। दो पीढ़ियों के बीच में वैचारिक तौर पे, क्रियात्मक तौर पे अंतर पाया जाता है, और जब अंतर होगा तो उनमें विरोध होगा, विरोध होगा तो उनमें टूटन होगी। तो इस युग के नाटकों में दो पीढ़ियों के मध्य जो संबंध थे, उन संबंधों की टूटन का भी उजागरण किया गया है, या उस टूटन को भी इस युग के नाटककारों ने अपने नाटकों में उजागर किया है। फिर एक और समस्या आती है जो आगे बढ़ते जीवन में भौतिकतावाद के कारण या औद्योगिकरण के कारण व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया, या धार्मिक आडंबरों के कारण व्यक्ति इतना व्यथित हो गया कि उसमें एक अनास्था पैदा हो गई। जीवन में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया कि उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह उद्देश्यहीन सा दिखने लग गया और जीवन में बहुत सी विसंगतियां आने लग गई। जब आदमी दिग्भ्रमित होगा, उद्देश्य विहीन होगा, उसमें अनास्था होगी, तो उसके जीवन में विसंगतियां आएगी। तो उस समय की उस अनास्था को, उस उद्देश्यहीनता को और उन विसंगतियों को इस युग के नाटककारों ने बहुत ही सशक्त ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक और की समस्याएं हर युग में रहती हैं, और मैं हमेशा चर्चा करता हूं, कहता हूं कि यदि किसी बात को हम भाषण दे दे के कहते जाएंगे तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो फिर क्या तरीका हो सकता है? वो है यथार्थ को सामने रखा जाए और उसके साथ साथ उसमें व्यंजना और व्यंग्य उत्पन्न किया जाए। और जब वही बात सामान्य तरीके से न कह करके, सीधे व्याख्यान के माध्यम में न कह करके, हम यदि व्यंग्य के माध्यम से कहेंगे तो उस बात का प्रभाव उस वक्त के लोगों पर अधिक पड़ेगा। तो ये बात यहाँ भी इस युग के लेखकों ने, इस युग के नाटककारों ने भी दिखाई। इन्होंने यथार्थ का जो बोध था
उस पर ध्यान दिया। इन्होंने अपने नाटकों में यथार्थबोधिता या यथार्थबोधवादिता का प्रयोग किया, या यथार्थबोधवादिता इनके नाटकों में दिखाई देती है। और यथार्थता के साथ साथ इन नाटकों में व्यंग्य का प्रभाव भी दिखाई देता है, जिससे कि उस समय की विसंगतियों पर चोट करते हुए उस समय के लोगों को उनसे मुक्त होने की तरफ रास्ता दिखाती हुई इस समय की जो नाटकों की रचनाएं हैं वो हमको दिखाई देती है, हमको अगले चरण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, समाज को मशाल दिखाती हुई आगे ले जाती हुई दिखाई देती है। तो अब हमने ये जो प्रसादोत्तर युग है उसके बारे में जानकारी ले ली है। यहाँ हमारा व्याख्यान को मैं विराम देने से पहले ये ज़रूर बताऊंगा कि इसके बाद एक और दौर में हम इसको बांट सकते हैं। कुछ लोग नहीं बांटते, लेकिन मैं एक छोटी सी चर्चा इस युग के बाद आने वाले नाटककारों के बारे में भी करूंगा। उनके द्वारा लिखे गए एक एक दो दो नाटकों का जो है नाम भी मैं लूँगा, और उसके साथ साथ उस युग में परिस्थितियाँ किस तरह से बदल करके हमारे सामने आई उसकी चर्चा भी करूँगा, जो हमारे अगले व्याख्यान में होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।